नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सफलता की सीढ़ी में। तो दोस्तों ये हमारा जो नेट का जो इकाई 6 है हिंदी उपन्यास दोस्तों वो समाप्त हो चुकी है। हमने उसमें सारे 13 उपन्यास, उनके सारे भी नोट्स जितने हो सकते हैं, जितने भी प्रश्न उन पर बन सकते हैं आधारित पूरे नोट्स कंप्लीट दोस्तों हमने पूरी गहराई के साथ करा दिए हैं। अब हमारी इकाई जो है 7 को छोड़ के हम 8 को शुरू कर रहे हैं, हिंदी नाटक को, जिसका आज पहला प्रश्न है। और हिंदी उपन्यास पर दोस्तों हमने प्रश्न पत्र भी डाले हैं 50, वो भी आप देख सकते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर हमारा शुरुआत होती है दोस्तों नेट की इकाई जो 8 है हिंदी नाटक। तो दोस्तों हमने यहाँ पर किसी नाटक को नहीं दिया है अभी पहले, आज सिर्फ हमने हिंदी नाटक के बारे में आपको बताएंगे, क्योंकि एक प्रश्न हिंदी नाटक के बारे में उसकी जो भी इंट्रोडक्शन होता है दोस्तों नाटक का, उसके बारे में एक प्रश्न आ जाता है। ठीक है, तो ये उसी की दृष्टि से हम यहाँ पर आज पहले नाटक की पहली वीडियो बना रहे हैं, उसके बाद फिर अंधेर नगरी और भारत दुर्दशा की बना के डाल देंगे। तो दोस्तों अब शुरू करते हैं हम अपनी इस क्लास को। भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी नाटक का जनक तथा हिंदी नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है। और ये बात दोस्तों सही है कि हमारे यहाँ पर जो हिंदी का विकास हुआ है, हिंदी गद्य का जो हमारी खड़ी बोली हिंदी गद्य है, उसका विकास नाटकों से ही हुआ है, क्योंकि भारतेंदु जी ने ही हिंदी गद्य खड़ी बोली का सबसे पहले विकास काव्य रूप में, यानी कि हम साहित्यिक रूप में देखते हैं, और वो उनके नाटकों से ही देखते हैं। ठीक है, अब कुछ चलते हैं दोस्तों कुछ पुराने उन पर। तो जैसे प्राणचंद्र चौहान कृत रामायण महानायक नाटक है जो 1610 ईस्वी में जो पुराना माना जाता है सबसे, और उदयकृत हनुमान नाटक 1840 में। ठीक है दोस्तों, अच्छा इसमें क्या था दोस्तों, इसमें पदात्मकता थी और ये मोस्टली सब ब्रजभाषा के या पुरानी भाषा में लिखे हुए नाटक रचनाएं थी। तो इस प्रकार से हम ये पुराने नाटकों में इनकी गिनती कर सकते हैं। लेकिन जो हिंदी खड़ी बोली में से जो शुरुआत हुए हैं वो भारतेंदु युग से हुए हैं। तो भारतेंदु जी जो स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं दोस्तों, उन्होंने स्वयं नाटकों की जो उत्पत्ति है वो किस प्रकार से बताई है वो मैं आपको बता देता हूँ, किस क्रम में बताई है दोस्तों। ठीक है, तो भारतेंदु जी के अनुसार मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे कैसे है। जैसे हम शुरू करते हैं प्रथम नाटक से। तो दोस्तों भारतेंदु जी ने प्रथम जो नाटक बताया है हिंदी का, वो नहुस को बताया दोस्तों। नहुस जो है 1857 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, जो हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक है, और वो भारतेंदु जी के पिता जो थे गोपाल चंद्र गिरधर दास जी द्वारा लिखित है। ठीक है दोस्तों, तो उन्होंने पहला मौलिक नाटक स्वीकार किया है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। और उन्होंने दूसरा जो नाटक स्वीकार किया है वो शकुंतला को किया है, जो कि 1861 ईस्वी में राजा लक्ष्मण सिंह ने लिखा था। ठीक है, अगला तीसरा जो उन्होंने नाटक स्वीकार किया है दोस्तों वो विद्या सुंदर, जो कि 1868 में भारतेंदु जी ने स्वयं लिखा था, उसको किया है। ठीक है, अच्छा अब इसके अलावा दोस्तों उन्होंने चौथा एक और नाटक है जिसको उन्होंने चौथी श्रेणी में रखा है, वो है तप्ता संवरण। तप्ता संवरण है दोस्तों, इसमें ईस्वी काल इसका नहीं है मेरे पास, और वो श्रीनिवास दास जी का लिखित है, यानी कि 1868 के बाद का ही है। उन्होंने उसे और चौथा नाटक स्वीकार किया है। ठीक है, तो ये प्रथम चतुष्टय मान सकते हैं दोस्तों, या प्रथम तीसरे, पहले दूसरे तीसरे को एग्जाम में पूछा जा सकता है, या पहले चारों को एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये चारों जो है दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, आप इनको अच्छे से याद कर लें। इसके अलावा दोस्तों कुछ विद्वान हैं ऐसे जो कि हिंदी के विद्वान हैं दोस्तों, जो रीवा नरेश विश्वनाथ सिंह द्वारा रचित आनंद रघुनंदन को हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक मानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसके अलावा ये भी आप कुछ एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है कि कौन है, मतलब कुछ विद्वान है किसको मानते हैं, वो आनंद रघुनंदन को हिंदी का पहले मौलिक नाटक मानते हैं। इसके अलावा दोस्तों और एक जो सबसे महत्वपूर्ण कोटेशन है नाटक के लिए और या हिंदी भाषा के लिए हम कह सकते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है और एग्जाम में कई बार आती रहती है, तो वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। वो है, विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटक से ही हुआ। तो ये कथन दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ही है, और ये बात मैंने आपको शुरुआत में बताई बिल्कुल, कि हमारे यहाँ पर जो हिंदी खड़ी बोली का जो अगर साहित्यिक रूप हम शुरुआत से देखेंगे तो वहाँ पर हमें सबसे पहले भारतेंदु जी के नाटक दिखाई देंगे। इसी आधार पर ही रामचंद्र शुक्ल जी ने यह कथन लिखा है कि विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन जो है नाटक से हुआ। ठीक है दोस्तों, तो ये वजह रही थी आचार्य शुक्ल जी की कहने की। ठीक है दोस्तों, ये रहा। अब आगे हम इसके बारे में और बताते हैं दोस्तों, महत्वपूर्ण बातें, बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, आपको बताते जाते हैं, आप देखते जाइए। ठीक है, दूसरा है दोस्तों 1850 ईस्वी से पूर्व कुछ उपन्यास थे जो कि लिखे गए, नाटक थे दोस्तों, माफ़ करना अगर मैंने कहीं और पहले भी उपन्यास कर बोल दिया हो, तो हम नाटक की चर्चा चल रही है यहाँ पर। ठीक है, अभी क्योंकि उपन्यास खत्म हुए तो जबान से हटता नहीं है दोस्तों, आप समझिए इसको।
रामायण महानाटक दोस्तों 1850 से पूर्व कुछ मैं आपको नाटक हैं जो कि महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से और पूछ भी लिए जाते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले रामायण महानाटक आता है जो कि 1610 ईस्वी मैं आपको पहले बता चुका हूँ, और वो है प्राणनाथ चौहान जी का और ब्रजभाषा में लिखित है। दूसरा है दोस्तों करुणाभरण। करुणाभरण जो है दोस्तों 1857 में, और दोस्तों ये लीछराम, ठीक है ना, ये है लीछराम द्वारा लिखा गया था। लीच नहीं है दोस्तों, लच्छी राम है, लच्छी है, उल्टी की माता चढ़ गई दोस्तों, ये लच्छी राम है, माफ़ करना, ठीक है। तो दूसरा है करुणाभरण जो कि 1657 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था नाटक, वो है लच्छी राम जी का। और तीसरा है दोस्तों आनंद रघुनंदन जो कि 1700 ईस्वी अनुमानित है दोस्तों, ये श्योर नहीं है, 1700 ईस्वी, और ये है महाराजा विश्वनाथ सिंह द्वारा लिखा हुआ था, ठीक है, जो कि महाराजा विश्वनाथ जी के एक और दूसरे को प्रथम नाटक माना था, वो था आनंद रघुनंदन, ये भी ध्यान रखना। उन्हीं का आनंद रघुनंदन है जो कि कुछ विद्वान जिसे पहला नाटक मानते हैं, और उन्हीं का ये वही है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि 1700 ईसा पूर्व, ठीक है, तो 1700 ईस्वी। अगला है दोस्तों चौथा सभासार। सभासार जो है वो 1700 ईस्वी का है, और इसके जो लेखक हैं दोस्तों वो है रघुनाथ राय जी। और पांचवा है दोस्तों इंद्र सभा जो कि 1853 ईस्वी में लिखा गया था, और इसके लेखक है अमानत जी, ठीक है। और छठा है दोस्तों पर्वो चंद्रोदय जो कि 17वीं शताब्दी में लिखा गया था ये, और ये यशवंत सिंह जी का है। और सातवां है दोस्तों जानकी मंगल जो कि 1868 ईस्वी में लिखा गया था, और इसके लेखक है शीतला प्रसाद त्रिपाठी। तो दोस्तों ये 8 मोस्टली प्राचीन नाटक हैं दोस्तों, जो 1850 ईस्वी से पहले लगभग कह सकते हैं 1868 तक मैंने हालांकि दिखा दिया आपको, तो मैंने मोटा मोटा अनुमान तो बताया 1850 से लेकर के 16वीं शताब्दी तक बीच के जो हैं 250 वर्ष के जो नाटक हैं जो महत्वपूर्ण है दोस्तों, वो मैंने आपको दे दिए हैं, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, आप एक नज़र इन पर जरूर डाल के रखिएगा, कई बार एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे इसके बाद कुछ और नाटक के बारे में आपको बताऊंगा, जैसे कि नाटक को पंचम भेद किसने माना, ठीक है, तो ये आप सबको पता होगा नाटक को पंचम भेद किसने माना। नाटक को पंचम भेद जो माना दोस्तों वो भरत मुनि जी ने माना, आचार्य भरत मुनि जी ने, और नाट्य शास्त्र के जो रचयिता हैं वो भरत मुनि हैं। यानी कि नाटक के बारे में सबसे पहले हमें संस्कृत के जो महाकाव्य है, यानी कि काव्य है नाट्य शास्त्र, वहाँ पर हमें नाटक के रूप स्वरूप के बारे में हमको पूरा डिटेल मिल जाती है, ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं दोस्तों नाटक स्वरूप एवं तत्व का निरूपण। तो दोस्तों नाटक तत्व और स्वरूप के निरूपण के लिए दोस्तों मेरी एक पूरी क्लास पड़ी हुई है, बहुत लंबी क्लास है, जिसमें कि नाटक के जितने भी प्रकार होते हैं दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ, और कैसे कैसे आप इस वीडियो को देख सकते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों आप मेरे चैनल पर जाएंगे सफलता की सीढ़ी पर, वहाँ पर प्लेलिस्ट खोलेंगे, और प्लेलिस्ट में दोस्तों है लाइव क्लासेस नेट यूनिट 3 साहित्य शास्त्र, और ब्रैकेट में है भारतीय काव्य शास्त्र, ठीक है दोस्तों। उसमें आप खोलेंगे तो वहाँ पर आपको नाटक स्वरूप एवं तत्व निरूपण के नाम से आपको वो वीडियो मिल जाएगी, और इस वीडियो में मैं आपको बता दूं सारी नाटक के जितने भी तत्व निरूपण और भेद हैं दोस्तों वो सब मिल जाएंगे, जैसे कथानक के आधार पर कितने भेद होते हैं, नाट्य प्रयोग के संवाद के कितने भेद होते हैं, कार्यावस्था, अर्थ, प्रकृति, संधि, रूप, बीज, बिंदु, पताका, इस तरह के जितने भी बनते हैं दोस्तों जो भी पॉसिबल है वो पूरी एक घंटे की क्लासेस हैं, उसमें वो आपको पूरी डिटेल वहाँ मिल जाएगी, ठीक है। चलो, तो ये नाटक का एक प्रश्न यहाँ से आया था तो मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं दोस्तों हम भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में सबसे पहले, क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ही आएंगे, ठीक है, क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के 2 नाटक लगे हुए हैं हमारे सिलेबस में, तो पहले भारतेंदु जी के बारे में आपको बता देता हूँ, ठीक है, जो कि इस प्रकार से है दोस्तों। मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देता हूँ, अब ये देखिए सब। तो दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म 9 सितंबर 1850 ईस्वी में हुआ, और उनकी मृत्यु 6 जनवरी 1885 यानी वाराणसी में हुई, और उनका जन्म स्थान दोस्तों वाराणसी उत्तर प्रदेश, वहीं जन्म हुआ और वहीं उनकी मृत्यु हुई, कहीं दूसरी जगह जाकर नहीं बसे। और इनके बारे में दोस्तों महत्वपूर्ण आपको साहित्यिक परिचय इनका मैं दे देता हूँ, और जीवन परिचय के साथ साथ साहित्यिक परिचय। तो दोस्तों इनका जन्म काशी में एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ, और इनके पिता गोपाल चंद्र एक अच्छे कवि थे और गिरधर दास उपनाम से कविता करते थे। तो दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण है कि गोपाल चंद्र मूल नाम है गिरधर दास जी का, जो कि भारतेंदु जी के पिता हैं, वो खुद एक लेखक है, और नहुस जो पहला नाटक है हिंदी का मौलिक वो उन्होंने ही लिखा। तो ये बात आप अपने माइंड में रखिएगा, ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है ये बात, ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप ध्यान रखें। आगे है दोस्तों 5 वर्ष की आयु में दोस्तों
5 वर्ष की आयु में माता जी का निधन हो गया इनकी, भारतेंदु जी के, और 10 वर्ष की आयु में ही उनके पिता का निधन हो गया। और जब ये कुल मात्र 6 वर्ष की आयु के थे तभी इन्होंने एक दोहा लेकर के अपने पिताजी को दिखाया था। तो इनके अंदर विलक्षण प्रतिभा जो थी वो तभी से दिखाई दे गई भारतेंदु जी के, कि वो कितने बड़े कवि बनने वाले हैं, कितने बड़े रचनाकार बनने वाले हैं। ठीक है, आगे है दोस्तों कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि साहित्यिक और जीवन परिचय दोनों परिचय में एक साथ आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर, साहित्यिक परिचय भी और जीवन परिचय भी। तो इसके बाद है भारतेंदु जी राजा श्री प्रसाद सितारे हिंद जी से अंग्रेजी की शिक्षा लेने जाते थे और उनको वो अपना गुरु मानते थे। ठीक है, तो जो राजा श्री प्रसाद सितारे हिंदी थे उनको बहुत अंग्रेजी की ज्ञान था, बहुत अच्छी नॉलेज थी, तो वो अंग्रेजी उनसे पढ़ने जाते थे। और इसके अलावा उन्होंने दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को संस्कृत, बंगला, मराठी, हिंदी और ये अंग्रेजी, इन सारी भाषाओं का ज्ञान था। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों जब वो 15 वर्ष की अवस्था में आप देख सकते हैं कि उनकी जो बचपन से ही जिस लिए बने थे वो उसी लाइन में चले गए दोस्तों। जैसे कुछ लोग होते हैं कि जिसके लिए बने होते हैं वो उसी के लिए बन जाते हैं, ऐसे ही थे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, जिसके लिए बने तो एक अच्छे साहित्यकार, एक अच्छे लेखक और एक अच्छे नाटककार बनना चाहते थे। वो शुरू से ही उनके अंदर ये प्रतिभा दिखाई दी और एक अच्छे संपादक भी थे। तो इसी आधार पर दोस्तों जब उनकी मात्र 15 वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने भारतेंदु जी ने साहित्य सेवा प्रारंभ कर दी थी। ठीक है, तो और 18 वर्ष की आयु में, कुल 18 वर्ष की आयु में उन्होंने कवि वचन सुधा नामक पत्रिका निकाली जिसमें उस समय बड़े बड़े विद्वानों की रचनाएं छपती थी, कुल 18 वर्ष की आयु में दोस्तों। ठीक है, आप इस बात को समझ रहे होंगे। तब तक उनकी जो ग्रेजुएशन की पढ़ाई थी वो भी पूरी नहीं हुई थी, उससे पहले उन्होंने संपादन भी शुरू कर दिया था। ठीक है, और ये काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार से तो थे, पैसा बहुत था। और दोस्तों इन्होंने खुद कहा है कि हमारे पूर्वज अंग्रेज़ों के चापलूस रहे हैं और हमारे पास उनकी वजह से पैसे की कोई कमी नहीं रही, खूब धन धान्य रहा है। और दोस्तों उस पैसे को उन्होंने उसी जिस हिसाब से उनके पास था उस हिसाब से साहित्यकारों और हिंदी गद्य विकास के लिए और सब तरह से खूब लुटाया। ठीक है, उस पैसों को रचनाकारों के लिए, सबके लिए खूब लुटाया भी भारतेंदु जी ने, ये उन्होंने खुद बताया है अपनी रचनाओं में। ठीक है, तो ये थे दोस्तों बड़ी बड़ी बात, छोटी छोटी बातें इनके बारे में और उनके जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय के बारे में। और कुछ और छोटी बातें मैं आपको बताता हूँ। जैसे संपादन अगर हम करते हैं तो संपादन की बात 1868 ईस्वी में उन्होंने कवि वचन सुधा का संपादन किया, 1873 में हरिश्चंद्र मैगजीन का संपादन किया और 1874 ईस्वी में उन्होंने बाला बोधनी एक पत्रिका निकाली जिसका वो संपादन करते थे और वो थी स्त्री शिक्षा के लिए बनाई गई थी। यानी कि बहुत सारे सामाजिक कार्य भी उन्होंने बहुत सारे किए, बहुत सारे जो हमारे यहाँ पर अंधविश्वास और जो परंपराएं थी गलत, उनको मिटाने के लिए उन्होंने भरपूर प्रयास किए दोस्तों। तो और इनका जो मूल नाम था दोस्तों, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैं जो आपको बता रहा हूँ सबसे लास्ट में, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से आप याद कर लें। और जब मैं प्रश्न पत्र जब बनाऊंगा तभी भी आप ध्यान रखना, ये प्रश्न मैं अवश्य डालूंगा। आप ये बता देता हूँ आपको, ठीक है ना, कई बार आप लोग नहीं कर पाते हैं। इनका जो मूल नाम है दोस्तों वो हरिश्चंद्र है। ठीक है, मूल नाम क्या है? हरिश्चंद्र है। भारतेंदु इनकी उपाधि थी, वो उसके बारे में आपको आगे बता रहा हूँ। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं दोस्तों अगले पेज। तो दोस्तों अब चलते हैं सम्मान पर। हम उनको 1880 में उन्हें भारतेंदु यानी कि भारत का चंद्रमा की उपाधि प्रदान की गई। यह उपाधि उनको काशी के विद्वानों ने मिलकर दी थी। तो दोस्तों यहाँ पर उन्होंने भारतेंदु, इनका जो नाम पड़ा वो यहाँ से पड़ा कि एक्चुअल में भारतेंदु जो है उनकी दी गई एक उपाधि है और जिसका शाब्दिक अर्थ होता है भारत का चंद्रमा। और जिसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतेंदु जी भारत का चंद्रमा ही नहीं, वो भारत के सूरज भी हैं। ठीक है, अगला है दोस्तों 1857 से 1900 तक के काल का नामकरण इनके नाम यानी भारतेंदु के नाम से भारतेंदु युग रखा गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रखा ये नाम और जो कि आज तक हम हिंदी साहित्य के इतिहास में फेमस है, उन्हीं के नाम से इस युग को जाना जाता है। तो ये भी ये बहुत बड़ा सम्मान है दोस्तों कि किसी के नामकरण से उस युग का नाम रखा जाए, तो ये इससे बड़ा सम्मान और क्या हो सकता है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते हैं हमारे ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, और हिंदी नाटक के भी पिता में यही कहे जाते हैं। ठीक है, और मैं आप इनके बारे में छोटी छोटी साहित्यिक बातें और बताता हूँ। जैसे उन्होंने रीतिकाल की विकृत सामंती संस्कृति की पोषक वृत्तियों को छोड़कर स्वस्थ परंपरा की भूमि अपनाई और नवीनता के बीज बोए। और इसके अलावा दोस्तों भारतीय नवजागरण के अग्रदूत के रूप में प्रसिद्ध भारतेंदु जी ने देश की गरीबी, पराधीनता, शासकों के अवमाननीय शोषण का चित्रण को ही अपने साहित्य का
लक्ष्य बनाया। तो जैसा मैंने आपको बताया, जैसे बहुत ही सामाजिक व्यक्ति थे, तो वो उनकी रचनाओं में भी दिखता है। उन्होंने बहुत ढेर सारी रचनाएं इस प्रकार से लिखी हैं। एक बहुत बड़े राष्ट्रीय कवि भी थे दोस्तों। इसके अलावा मैं और बहुत सारी बातें छोटी छोटी बताता हूँ, जो कि बहुत ही प्रैक्टिकली भी महत्वपूर्ण है और एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। आपको इन सब चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि आप हिंदी साहित्य से बिलोंग करते हैं। तो वो ये है, हिंदी के राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने की दिशा में उन्होंने अपनी प्रतिभा का प्रयोग खूब किया और भरकस प्रयास किया। पूरी ज़िंदगी उन्होंने हिंदी भाषा के विकास के लिए पूरा प्रयासरत रहे। खुद ही नहीं, अपने मंत्रिमंडल यानी कि अपने समूह मंडल जो था कवियों का, उन पर भी उन्होंने पूरी कृपा रखी अपनी और उनको सम्मिलित करके आगे बढ़ाया हिंदी भाषा राष्ट्रभाषा के रूप में। अगला है दोस्तों, भारतेंदु जी जो थे वो स्त्री पुरुष की समानता के बड़े पैरोकार थे। यानी कि वो पुरुष और की जो स्त्री की जो को एक ही दृष्टि से देखते थे, दोनों को समान मानने वाले व्यक्ति थे। तो यानी कि नारी सम्मान के प्रति कितना उनका भावना है, ये उसमें दिखाई देता है। अगला है दोस्तों, इसके अलावा जो महत्वपूर्ण बात है, वो जो इम्पोर्टेंट भी है दोस्तों, भारतेंदु जी की साहित्यिक मंडली के जो मुख्य कवि हैं कुछ, वो इस प्रकार हैं, जो जिनको हम उनकी साहित्यिक मंडली में गिनते हैं, उन लोगों को कहे जाते हैं। वो हैं पंडित बालकृष्ण भट्ट और पंडित प्रताप नारायण मिश्र व पंडित बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। ठीक है दोस्तों, तो ये उनकी साहित्यिक मंडली के मुख्य कवि रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ हम भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में चर्चा अवश्य करेंगे, क्योंकि अगर आपको नाटक पढ़ना है, हिंदी नाटक, तो भारतेंदु जी के बारे में पढ़ना अवश्य है। ठीक है, उससे पहले कि मैं उनके नाटक को शुरुआत करता, इसीलिए मैंने आपको नाटक के बारे में जो विषय वस्तु है वो आपको मैंने बता दी, और साथ ही भारतेंदु हरिश्चंद्र के जीवन परिचय के बारे में बता दिया, साहित्यिक परिचय बता दिया, उनके सम्मान के बारे में बता दिया। अब चलते हैं दोस्तों उनके नाटकों के बारे में। तो भारतेंदु जी ने लगभग 17 नाटक लिखे हैं। उन 17 नाटकों का विषय वस्तु है लगभग छोटी सी, या किस प्रकार के नाटक हैं ये मैं आपको बताया था, और उनका प्रकाशन वर्ष। ठीक है, तो दोस्तों उनका सबसे पहला जो वो नाटक है वो है विद्या सुंदर, जो कि 1868 ईस्वी में लिखा गया था, और वो संस्कृत के चौर पंचाशिका के बंगला संस्करण का हिंदी अनुवाद है। दूसरा है उनका रत्नावली, जो कि 1868 में ही प्रकाशित हुआ। वो एक संस्कृत उपन्यास का संस्कृत नाटक का अनुवाद है। ठीक है दोस्तों, रत्नावली ही नाम से संस्कृत में है। तीसरा है दोस्तों पाखंड विडंबन, जो कि 1872 ईस्वी में कृष्ण मित्र कृत प्रबोध चंदोदय के तीसरे अंक का अनुवाद है। चौथा है धनंजय विजय, जो कि 1873 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और कांचन कृति कृत संस्कृत नाटक के तीसरे अंक का अनुवाद है। पांचवा है दोस्तों कपूर मंजरी, जो कि 1875 ईस्वी में सट्टक कांचन की कविकृत संस्कृत नाटक का अनुवाद है। ठीक है दोस्तों, अगला है भारत जननी, 1877 ईस्वी में एक नाटक गीत है दोस्तों, और मुद्रा राक्षस, जो कि संस्कृत में मुद्रा राक्षस है विशाख दत्त जी का, उसका संस्कृत का अनुवाद है। आठवां है दोस्तों दुर्लभ बंधु, जो कि 1880 में, जो कि शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस का हिंदी अनुवाद है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक मोस्टली उन्होंने जो प्राचीन लिखे हुए नाटक है दोस्तों उसका हिंदी अनुवाद किया, यहाँ से शुरुआत की उन्होंने। फिर उसके बाद अपने हिंदी के मौलिक उपन्यास लिखने शुरू कर दिए, उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। ठीक है, इसके बाद है दोस्तों वैदिक, और देखो दुर्लभ बंधु जो है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, और इसकी कथा वस्तु भी कई बार पूछ ली जाती है, आप इसको पढ़ लें। अगला है दोस्तों वैदिक हिंसा ने भवती, 1873, ये एक प्रहसन है। और 10वां है दोस्तों उनका सत्य हरिश्चंद्र, जो कि 1875 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, वो चंड कौशिक के आधार पर लिखा गया एक नाटक है। और 11वां है श्री चंद्रावली, जो कि 1876 ईस्वी में नाटिका के रूप, वो एक नाटिका है दोस्तों, और विषय विस्मो शुद्धम, जो है कि एक 1876 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, वो एक इनका भाड़ नाटक है। ठीक है, भाड़ प्रकृति में था। रूपकों के दोस्तों ये भेद होते हैं, भाड़, नाटिका, नाटक, गीति रूप है, प्रयासन, ये सब एक रूपक के भेद होते हैं, जो कि मैंने आपको पहला लिंक बताया दोस्तों, उसमें सब कुछ ये बताया गया है। 10 के 10 रूप होते हैं दोस्तों, 10 के 10 में, और उनकी जो किस प्रकार से उनको डिवाइड करते हैं वो सब मैंने आपको मेरे जो पहले आपको बताइए यूनिट वाली का, मैं पहली नाटक के तत्व और निरूपण, वो उस वाली वीडियो में आपको मिल जाएगा देखने को। ठीक है, अगला है दोस्तों 13वां भारत दुर्दशा, 1880 नाट्य रूपक है, जो कि हमारे सिलेबस में लगा हुआ है। 14वां है नील देवी, 1881 गीति रूपक है। और 15वां है अंधेर नगरी, 1881 एक प्रहसन है, जो कि हमारे सिलेबस में लगा हुआ है, जिसके बारे में हम चर्चा आगे करेंगे। अगला है दोस्तों सती प्रताप, जो कि 1883 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था दोस्तों, और वो एक गीति रूपक है और अपूर्ण है।
और उनका 17वां है प्रेम जोगिनी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। 1875 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, वो नाटिका एक अपूर्ण था, वो लिखा नहीं गया। और काशी की वास्तविक स्थिति अपने जीवन के कुछ संकेत उस नाटक में दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, जो कि एक अपूर्ण था, उनका पूरा नहीं हो पाया था। तो ये दोस्तों आज रही हमारे नाटक की पहली क्लास। तो आपको अगर दोस्तों पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अच्छे कमेंट करें। कहीं कोई त्रुटि हो गई हो तो उसे आप कमेंट में बता दें। ठीक है दोस्तों, और अगर हमसे आप संपर्क करना चाहते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, नंबर मेरा आपको दिख रहा होगा, वहाँ पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो पर।